वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों सबका स्वागत है सक्सेस की 98 पे, जहां हम लेकर आए हैं आपका जीके का क्लास संख्या 29। तो यहां पे इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि आपको इसका फायदा होने वाला है। यहां पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जीके आपसे पूछे जाते हैं, क्यूज दिए जाते हैं। टॉप 40 क्यूज हैं ये। टॉप 40 क्वेश्चन आपको रोज शाम को 8:30 बजे की क्लास में दे दिए जाते हैं। तो दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें बेल के आइकन को दबा के, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हम दे सकें। दोस्तों आपको बता दें कि इसकी क्लास की टाइमिंग ये आप नोट कर लीजिए, और शाम को 8:30 बजे इसकी क्लास आपको अपडेट कर दी जाती है। तो दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन करें सक्सेस की 98, और सक्सेस की 98.in पे जाके इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पहले एक इंफॉर्मेशन और देना चाहूंगा कि शाम को अभी इस क्यूज को खत्म होने के बाद 9 बजे जीतू सर की क्लास होगी। कहां पे? रीजनिंग की। जीतू सर की क्लास होगी रीजनिंग की, एजुकेशन की 86 पे। तो ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व होगा आज एजुकेशन की 86 पे। ठीक है, तो उस पे जाइए, वहां ज्वाइन कीजिए और उस क्वेश्चंस को सारे देखिए जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले सेशन में भी। ठीक है, तो चलिए अब क्यूज शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहा आपके सामने। धरासन सत्याग्रह ब्रिटिश नमक कर यानी नमक सॉल्ट टैक्स के बारे में बात हो रही है यहाँ पे दोस्तों। ये 1930 में हुई थी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि धर्मसना जो है वो किस क्षेत्र में स्थित है। तो धर्मसना जो है वो किस क्षेत्र में अभी स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? आपके आंसर यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। हर 3 सेकंड के बाद आपसे इसका आंसर मैं यहाँ पे आपको दे दूंगा। आंसर है यहाँ पे नोट कीजिएगा, ये रहा बी, गुजरात में। जी हाँ, धरासना जो है, धर्मसना यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, धरासना जो है ये आपका कहाँ है? अभी फिलहाल गुजरात में है। और ये सत्याग्रह कब हुआ था? तो मई 1930 में। याद रहेगा। अगला क्वेश्चन, धरासना सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 3 सेकंड है आपके पास, हर क्वेश्चन के लिए दूंगा मैं। और यहाँ पे जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों को अपने वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उन लोगों तक भी ये सारे क्वेश्चन जा सके। चलिए आंसर यहाँ पे करते हैं दोस्तों। इट्स अ डी, अब्बास तैयाबजी या अब्बास तैयाबजी, जो कि धरासना सत्याग्रह के नेतृत्व कर रहे थे, लीडर थे। नोआखली कहाँ स्थित है? नोआखली कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, त्रिपुरा या असम? आंसर है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ बी, बांग्लादेश में। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कीजिएगा। 3 सेकंड का टाइम है आपके पास। किस वर्ष में देश की पहली ट्रेन रेड हिल रेलवे, रेड हिल्स से मद्रास से चिंटद्रिपेट पुल तक चली थी? चिंटद्रिपेट ब्रिज तक ये चली थी। चलिए आंसर कीजिएगा, कौन से ईस्वी में? आंसर बहुत आप लोगों के सही आते हैं। मैं पर डे आप लोगों का क्यूज देखता हूं, जब ये पब्लिश होता है तो बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, लास्ट तक आंसर करते हैं। मैं उनके लिए ही ये वीडियो बनाता हूं। आंसर सी है यहाँ पे 1837 ईस्वी में। नोट कर लीजिएगा, आ सकता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके। और रॉयल इंडियन नेवी, जी हाँ रिन जिसे कहते हैं, म्यूटिनी किस वर्ष में हुई थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी किस वर्ष में हुई थी? आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ ए, 1946 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों? चलिए आंसर कीजिए। 3 सेकंड का टाइम मैं देता हूं आपको यहाँ पे कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ किसके द्वारा कुल हड़ताल पर विद्रोह हुआ था? तो ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, या फिर गैर कमीशन अधिकारी यानी कि नॉन कमीशनड ऑफिसर्स के द्वारा, या असैनिक या ब्रिटिश टुकड़ियों के द्वारा? तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ बी, गैर कमीशन अधिकारियों और नाविक के द्वारा ये हुआ था विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखें 7। चलिए ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, महात्मा गांधी से रिलेटेड है यहाँ पे कि 20 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। चलिए ये बताइए, सेलुलर जेल में, मांडले में, यरवदा जेल पुणे में है, पता है आपको, साबरमती। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हुए हैं, और यहाँ पे जितने भी आप लोग आंसर करोगे सही, वो कैलकुलेट करके लास्ट में जरूर बताओ आप लोग कि कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, एक कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ, वहां पे टिक कर दो 1 से लेकर 40 तक, और उस देखो कितने आप सही कर रहे हो, टिक करते जाओ और कैलकुलेट करो कि अगर आपके एटलीस्ट 35
टच कर रहे हैं आप तो बहुत सही है आपका जीके अभी फिलहाल, और नहीं भी है तो कोई बात नहीं, पीडीएफ दिया हुआ है, पीडीएफ पढ़ते रहो, पीडीएफ से स्ट्रांग हो सकते हो। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आंसर है यहाँ पे इट्स अ सी, येरवड़ा जेल में, जो कि पुणे में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं यहाँ पे कि महात्मा गांधी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। फिर से ये क्वेश्चन आ चुका है, पर ये महात्मा गांधी के द्वारा नमक जो आंदोलन था वो प्रमुख अहिंसा विरोधी कार्रवाई के किस वर्ष में शुरू किया गया था? सन 1930 में, सन 1942 में, सन 1940 में, या इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर कीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। इट्स ए, सन 1930 में। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छे आप लोगों के आंसर आ रहे हैं। मैं बहुत खुश होता हूं कि इतने लोग आंसर यहाँ कमेंट कर रहे हैं और जुड़ रहे हैं लोग ये क्यूज के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बहुत रेयर मिलेंगे और इंपॉर्टेंट है, इसलिए ज़्यादातर यहाँ सक्सेस की 98 पे आपको ये सारे क्वेश्चन मिल सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, जमींदार सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था 2016 के पेपर में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कीजिएगा, जमींदार सिस्टम लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? आंसर होता है डी, 1793 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 10 है कि सन 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सन 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी, ईवी रामास्वामी नैयर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, नैकर है, माफ कीजिएगा, ईवी रामास्वामी नैकर। चलिए आंसर लिख लीजिएगा इसका, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब आ चुके हैं हम लोग ज्योग्राफी वाले सेक्शन में, तो ज्योग्राफी का भी पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट उतना ही है जितना कि इतिहास है। चलिए, भूमध्य रेखा के समानांतर बनाई गई रेखाओं को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा के समानांतर बनाई गई रेखाओं को कहते हैं दोस्तों अक्षांश, लैटिट्यूड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वृहत वृत्त है? ग्रेट सर्कल जिसे कहते हैं, आर्कटिक वृत्त, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या मकर रेखा? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे इट्स बी, भूमध्य रेखा, यानी कि इक्वेटर कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों में क्यूज लेकर आओ आप, तो ये क्यूज सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की तैयारी के लिए है। आप लोग मेहनत करो, आपकी सफलता के लिए हम लोग जान लगा देंगे। ठीक है, कोशिश करो, एटलीस्ट एक बार कोशिश करो, कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो यार, है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे आपके लिए और इसका पीडीएफ भी दिया करेंगे, इसलिए प्लीज़ क्यूज को बीच में छोड़ के मत जाओ, सारे क्वेश्चन अटेंड करो। ठीक है, अगला इसका आंसर होता है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण भूमध्य रेखा पर होने वाले जो त्वरण होते हैं वो दोस्तों होते हैं ध्रुवों की तुलना में कम। ओके, आंसर ए होगा इसका, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, लैंड एंड सी ब्रिजेस ये किसके चलते होते हैं, किसके कारण होते हैं? स्थल, समुद्र, समीर, जो हवाएं होती हैं, समीर का मतलब यह हवाएं होती हैं, तो ये किसके चलते बनती हैं? आंसर कीजिएगा यहाँ पे इट्स अ बी, संवहन के चलते, कन्वेक्शन के चलते ये बनती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, कोरियोलिस बल अधिकतम कहां पर होता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आंसर कीजिएगा। 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं आपको, नीचे सभी का आंसर मुझे चाहिए और सही आंसर चाहिए। ठीक है, द कोरियोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट पोल्स, जी हां, ध्रुवों पे होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16, पृथ्वी को, देखिए ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा जाता है कि पृथ्वी को किसके उद्देश्य के लिए समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन है, एक मानक समय प्रणाली को बनाए रखने के लिए, एक ही समय बनाए रखने के लिए, या दोनों, ए और बी दोनों, या फिर ये दोनों ही गलत हैं। तो आंसर है यहाँ पे इट्स अ ए, ओनली वन, एक मानक समय प्रणाली को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के उद्देश्य के लिए क्षेत्रों को बांटा गया है। अगला क्वेश्चन, हमारे वायुमंडल में कितने परतों में विभाजित है? तो ये क्वेश्चन तो मैं पहले क्यूज में भी आपसे पूछा था, इसका आंसर सही कीजिएगा नीचे अभी। ठीक है, 3 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। हमारे वायुमंडल को कितने परतों में विभाजित किया गया है? चलिए, ये वायुमंडल के चैप्टर से है आपका क्वेश्चन, आंसर होता है डी, 5 परतों में। ठीक है, चलिए, और वो 5 परतों का नाम आप लोग नीचे कमेंट कीजिए अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन क्योंकि मैंने बताया भी था पहले क्यूज में आपको, तो उन 5 परतों का नाम नीचे कमेंट कीजिएगा। 18 का आंसर कमेंट कीजिए अब यहाँ पे कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रवार कौन सा है? चलिए, आप लोग पहले 5 वो मंडल जो है, जो हमारे
ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है, ये आपको नीचे कमेंट करने हैं, पांचों के पांचों हमारे वायुमंडल में जो परतें हैं 5, उनका नाम कमेंट करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18 का आंसर यहाँ पे हम कमेंट करेंगे। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो क्षेत्र की दृष्टि से है वो है दोस्तों अभी राजस्थान। ओके, नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए बहुत ही अच्छा जा रहे हैं आप लोग, और देखिए कम से कम कितने क्वेश्चन गलत सही हो रहे हैं आपके। ठीक है, भारत में सर्वोच्च पठार कौन सा है? सर्वोच्च यानी कि सबसे हाईएस्ट, है ना, पठार, प्लेटो जिसे कहते हैं। आंसर कीजिएगा, इट्स सी, लद्दाख का पठार है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एक तो क्वेश्चन बनता है अरावली पर्वत से। ठीक है, तो अरावली पर्वत भी एक तरह का पठार है, और अरावली पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसका नाम आपको नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। ये आपको टास्क है यहाँ इस 19 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, जोजिला पास जो है, जोजिला कनेक्ट जो जिसे कहते हैं, वो किसको किसको जोड़ता है? नेपाल और तिब्बत को, लेह और करगिल को, लेह या श्रीनगर को, कश्मीर या तिब्बत को। तो 20 का आंसर कीजिएगा, आपके पास है 3 सेकेंड। चलिए फटाफट, बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते रहिए, जितने आंसर कमेंट कीजिएगा उतना याद रह सकेगा आपको। आशा करते हैं कि आप लोग लिख भी रहे होंगे क्वेश्चन को, कहीं ना कहीं इन सब का नोट्स बना रहे होंगे। चलिए आंसर होता है इट्स सी दोस्तों, लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास। ओके, अगला क्वेश्चन है 21 कि यदि, देखिए अब हम लोग आ चुके हैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन में। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं देखते हैं। यदि नगद आरक्षित अनुपात घटाता है तो क्रेडिट निर्माण क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, परिवर्तित नहीं होगा, या फिर पहले जैसा ही, फिर पहले जैसा बढ़ेगा और घटेगा और फिर बढ़ेगा? तो आंसर यहाँ 21 का कीजिएगा, इट्स ए, सिर्फ वृद्धि होगा। ठीक है, आरक्षित अनुपात जब भी घटता है तो क्रेडिट बढ़ता है। 22वां क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ये है दोस्तों क्वेश्चन, देखिए बहुत ही अच्छा है। मुद्रा स्फीतिजनित मंदी को किस रूप में परिभाषित किया गया है? चलिए, स्टैगफ्लेक्शन इज डिफाइंड एज, दोस्तों आंसर कीजिएगा, इट्स अ हाई इन्फ्लेशन, लो ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट। जी हाँ, यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है, और ग्रोथ जो है वो बहुत धीरे होता है, और हाई इन्फ्लेशन जब होता है तब। ठीक है, इसे हम लोग मुद्रास्फीति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कीजिएगा। यहाँ पे एक केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में, कौन सी अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना बनाते हैं? चलिए 23वां का आंसर है यहाँ पे, क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर कीजिएगा 3 सेकंड के अंदर। चलिए आंसर होता है यहाँ पे इट्स अ सी, गवर्नमेंट। जी हाँ, सरकार जो है वो अर्थव्यवस्था में सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों की योजना को बनाता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट। अगला क्वेश्चन कहता है कि मांग जो है, डिमांड जो है, वो कानून से कैसे तात्पर्य करता है जबकि किसी वस्तु के लिए अतिरिक्त मांग होती है तो? ठीक है, यहाँ पे आंसर कीजिएगा दोस्तों। 4 ऑप्शन है आपके सामने, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा 4 ऑप्शन में कौन सा सही है। चलिए, या प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, प्राइस ऑफ कमोडिटी रिमेन्स सेम, प्राइस ऑफ कमोडिटी राइज, या फिर क्वांटिटी डिमांडेड ऑन ऑफ द कमोडिटी फॉल्स। तो आंसर कीजिएगा दोस्तों 24 का यहाँ पे होगा सी। नोट कर लीजिएगा, वस्तु की कीमत बढ़ती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कीजिएगा दोस्तों। एक क्षैतिज मांग वक्र यानी कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व जो बनता है, देखिए इकोनॉमिक्स पढ़िएगा तो आपको उसमें समझ में आएगा कर्व के बारे में। ठीक है, या फिर ग्राफ्स पढ़िएगा तो उसमें समझ में आएगा इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो बोल रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व जो है वो क्या है, तो ये है दोस्तों परफेक्टली इलास्टिक। जी हाँ, परफेक्टली इलास्टिक है, ये किसी भी तरह घट बढ़ सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है, सरकार द्वारा निषेध और अवरोध को हटाने को क्या कहा जाता है? चलिए फटाफट आंसर कीजिएगा, आपके पास है 3 सेकंड यहाँ पे कमेंट करने के लिए। और जो लोग जुड़ रहे हैं नए, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन दबा के। ठीक है, आंसर यहाँ पे सी है, उदारीकरण कहते हैं उसको। अगला नंबर है क्वेश्चन 27, इनमें से कौन सा बुनियादी ढांचा क्षेत्र नहीं है? चलिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर नहीं है, इसमें नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा भाई लोग। ठीक है, आंसर है यहाँ पे इट्स ए, खाद्य उत्पादन जो है वो बुनियादी ढांचा स्ट्रक्चर के तहत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है 28, इनमें से किस क्षेत्र में किसने भारत की अधिक बचत का योगदान दिया है? चलिए, भारत की अधिक बचत का योगदान दिया है दोस्तों, इट्स अ बी, घरेलू क्षेत्र, हाउस होल्ड सेक्टर।
ओके। अगला क्वेश्चन 29, सभी वस्तुएं जो दुर्लभ और आपूर्ति में सीमित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? आंसर है यहाँ पे डी, आर्थिक वस्तुएं, इकोनॉमिक्स गुड्स कहते हैं उनको, नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य कौन निर्धारित करता है? चलिए, ये इकोनॉमिक्स का आखिरी क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसके बाद हम घुसेंगे पॉलिटी में, और पॉलिटी के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे इसका आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स ए डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। और डिमांड एंड सप्लाई जो है दोस्तों इकोनॉमिक्स का रीढ़ कह सकते हैं, इसके बिना इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कि राजनीतिक सिद्धांत को व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना और उसे बढ़ाना राजनीति की केंद्रीय समस्या मानता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, गिल्ड समाजवाद यानी कि सोशलिज्म, लिबरेशन यानी कि उदारवाद, स्टिकलवाद यानी कि सिलिंडिकलिज्म, और इनमें से कोई नहीं। तो ये थोड़ा सा टर्म जो है, वर्ड टर्म्स जो है वो पॉलिटी के हैं, थोड़ा सा टफ होगा ही, इसलिए आप लोग भी ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये सारे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आंसर होता है यहाँ पे उदारवाद, लिबरलिज्म कहते हैं उसको, ठीक है, लिबरलाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन 32, यहाँ पे फेमिनिज्म निकटतम किससे संबंधित है? फेमिनिज्म निकटतम किससे संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है 4, यहाँ पे आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आंसर होता है हर 3 सेकेंड के बाद आपका यहाँ पे, तो आप भी कमेंट कीजिए, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ जुड़ते जाएं, कमेंट करें यहाँ पे जल्दी जल्दी आंसर्स को। और अगर वीडियो छूट गया हो, लेट से ज्वाइन किए हो, तो वीडियो जैसे ही खत्म होगा वैसे ही आप फिर से एक बार इसको रिवीजन के तौर पे देख लें और इसका PDF पढ़ लें। आंसर होता है सी, यहाँ पे लोकतांत्रिक समाजवाद। ओके, तो फेमिनिज्म निकटतम किससे संबंधित है? लगभग ये लोकतांत्रिक समाजवाद से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत के संविधान में अब तक कितने संशोधन किए गए हैं? ये आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो होगा 103। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आएगा एग्जाम में डेफिनेटली, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के तहत आने वाले सत्यमेव जयते शब्द किस ऐतिहासिक कार्य से लिया गया है? तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन मैंने परसों भी पूछा था आपसे। ये किससे लिया गया है दोस्तों? आंसर कीजिएगा मुंडका उपनिषद से। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर को समानता से संबंधित है? तो रोजगार से रिलेटेड है, सार्वजनिक रोजगार से, वो कौन सा आर्टिकल है? चलिए 3 सेकेंड देता हूं। आंसर है यहां पे दोस्तों, इट्स अ सी, अनुच्छेद 16 यानी कि आर्टिकल 16 से संबंधित है सार्वजनिक रोजगार का मामला। क्वेश्चन नंबर भी ये आर्टिकल से रिलेटेड है 36, इसका आंसर कीजिएगा। 3 सेकेंड दे रहा हूं मैं आपको कि ट्रेड यूनियन बनाने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, वो किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आंसर है यहां पे आर्टिकल नंबर 19। ओके, 19। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 275 किससे संबंधित है? आपके पास है 3 सेकेंड, फटाफट क्वेश्चन का ऑप्शन देखिए, आंसर कीजिए। याद रखिएगा, आपको इतनी स्पीड में ही आंसर करना है, बस सारी चीजें याद रह सके आपको। तो ऑप्शन है ग्रांट फॉर एनी पब्लिक पर्पस, सेक्यूरिटी ग्रांट इन एड ऑफ द रेवेन्यू स्टेट, जिसे हम लोग राज्यों का राजस्व कहते हैं। तो आंसर यहाँ पे दोस्तों बी ही होगा, लिख लीजिएगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, राज्यों के राजस्व का सांविधिक अनुदान। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, इनमें से किसे फोर्थ स्टेट कहा जाता है? फोर्थ स्टेट कहा जाता है इनमें से, तो आंसर यहाँ पे मीडिया को कहा जाता है फोर्थ स्टेट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। विश्वनाथ प्रताप सिंह को संसद द्वारा सत्ता से बाहर कर दिया गया था, वह भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? तो BP सिंह का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो कि भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे? आप यहाँ पे लिखिएगा, कमेंट कीजिए यहाँ पे अगर आपको पता है तो। पॉलिटी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इसको पढ़िए आप लोग, अलग से भी कॉपी कलम लेकर नोट्स बनाइए, एटलीस्ट यहां से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे। तो आंसर है सी, 7वें प्रधानमंत्री थे भारत के BP सिंह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, आज का आखिरी प्रश्न है, सभी आंसर करेंगे। और लोकसभा के लिए पहले मध्यावधि चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो ये हुए थे दोस्तों, सबसे पहले मध्यावधि चुनाव
बी यानी कि सन 1971 में। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे जितने क्वेश्चन यानी कि टोटल 40 में कितने क्वेश्चन सही किए हो, यहाँ नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोग। ठीक है, कितने आंसर आपके सही हुए हैं ये बताइएगा जरूर। और चैनल पे अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अभी 9 बजे इस क्यूज़ को ख़त्म होने के बाद 9 बजे आपको जीतू सर की क्लास मिलेगी एजुकेशन की 86 पे। ठीक है, क्या किस चीज़ की क्लास है वो? तो एनटीपीसी का आपको रीजनिंग का क्लास सॉल्व कराया जा रहा है, प्रीवियस ईयर का पेपर। तो ये वीडियो देखना ना भूलें, एजुकेशन की 86 पे जाएं और ज्वाइन करें वहाँ पे उनको, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और इस वीडियो को एटलीस्ट अपने जितने भी दोस्त हैं उनके ग्रुप्स में शेयर कीजिए, चाहे व्हाट्सअप हो, फेसबुक हो, है ना, उनके ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन मिल सके, और जो तैयारी कर रहे हैं दूर दराज के गांव में उनको सारे क्वेश्चन पहुंचा सके हम अपने चैनल के माध्यम से। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।